इस एपिसोड के स्टार्ट में हम सनफेंग सिटी की बॉर्डर को देखते हैं, जहाँ पे सनफेंग सिटी के सोल्जर्स उस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। जब वो सोल्जर्स वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे उस जगह पे वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर वो सोल्जर्स वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होते हैं। लेकिन फिर वो सोल्जर जब वॉच टावर से आसपास देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी फोर्स उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर वो सोल्जर तुरंत ही वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पे सबको पता चल सके कि उनके ऊपर हमला हुआ है। उस अलार्म को सुनने के बाद वहाँ पे सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे एक बंदा वॉच टावर की तरफ आ रहा होता है ताकि वो आसपास देख सके कि अभी सिचुएशन कैसी है। फिर वो बंदा वहाँ पे वॉच टावर पहुंचकर तालोंग डायनेस्टी की फौज को देख रहा होता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। इस बंदे का नाम ज़ेंजी होता है और ये सनफेंग सिटी के आर्मी जनरल में से एक है। जब वो जनरल वहाँ पे तालोंग डायनेस्टी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा होता है तभी उसके पास कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि उसको बता रहे होते हैं, जनरल हमारे जासूसों ने हमें खबर दी है कि तालोंग डायनेस्टी के 3 लाख सोल्जर्स इस वक्त हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और तालोंग डायनेस्टी की मेन फोर्स भी यहीं पर है और वो हमसे 100 माइल्स दूर अपना कैंप लगाकर रुकी हुई है। तो सोल्जर की बातों को सुनकर वहाँ पे जनरल उससे कह रहा होता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इस जगह को डिफेंड करने के लिए सनफेंग डायनेस्टी से 5 लाख सोल्जर्स हैं और तुम इतना क्यों डर रहे हो? और वैसे भी ये जगह नेचुरली ऐसी है कि इस जगह पे किसी का भी अटैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस जगह को डिफेंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए जरा भी मत डरो, हम उनका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए जनरल ज़ेंजी वहाँ पे सभी सोल्जर्स को हिम्मत दे रहा होता है और वहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कह रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे दोनों आर्मीज़ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और तालोंग डायनेस्टी की आर्मी सनफेंग डायनेस्टी की आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें फेंजिंग सिटी के पैलेस का सीन दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और वो वहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए आया होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे पैलेस के अंदर आता है वो वहाँ पे उन लोगों को बता रहा होता है, तालोंग डायनेस्टी के 3 लाख सोल्जर्स ने हम पर अटैक किया था और एक दिन के अंदर ही अंदर उन्होंने हमारी बॉर्डर पर मौजूद 3 लाख सोल्जर्स की आर्मी और जनरल ज़ेंजी को मार दिया है। और ऐसा कहते हुए वो सोल्जर वहाँ पे पैलेस के अंदर आकर यही को ये सब बता रहा होता है और उसको ग्रीट कर रहा होता है। उस सोल्जर ने जो खबर दी होती है उसको सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में कह रही होती है, तालोंग डायनेस्टी की हिम्मत कैसे हुई अचानक हम पर इस तरह हमला करने की? क्या उन्हें लगता है मेरे रहते हुए वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आ जा सकते हैं? फिर यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को अपने पास बुलाती है और मिनिस्टर हाउ वहाँ पे उसके सामने आकर उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को ऑर्डर दे रही होती है कि जल्दी से जल्दी शॉकिंग एरिया का काम खत्म करो और मैं चाहती हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर फेंजी सिटी के आसपास शॉकिंग एरिया लगकर तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को जल्दी से जल्दी शॉकिंग एरिया का काम खत्म करके फेंजी सिटी के आसपास लगाने के लिए कह रही होती है। यही के ऑर्डर्स को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ उसे ओबे करते हुए यही को ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर यही वहाँ पे जनरल फू तेन्यू को ऑर्डर देते हुए कह रही होती है, सनफेंग डायनेस्टी के पूरे वेस्टर्न एरिया को खाली कर दो, मैं नहीं चाहती कि तालोंग डायनेस्टी के बीच में कोई भी सिटी आए और वो उसे बर्बाद करें, इसलिए जल्द से जल्द उन सभी सिटीज़ को खाली कर दो। और ध्यान रहे वेस्टर्न बॉर्डर से फेंजी सिटी तक हमारे सोल्जर्स के अलावा और कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे जनरल फू तेन्यू को पूरे वेस्टर्न एरिया को खाली करने के लिए कह देती है। यही के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हुए फू तेन्यू वहाँ पे उसे ग्रीट कर रही होती है, तभी यही वहाँ पे उसे दोबारा कहने लग जाती है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तालोंग डायनेस्टी की आर्मी को फेंजी सिटी तक पहुँचने में कम से कम 2 महीने लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि इन 2 महीनों के अंदर तुम ताइनेस आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि ताइनेस आर्मी का हर एक सोल्जर्स अपने लेवल के 10 सोल्जर्स को अकेले ही मार सकें। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे फू तेन्यू उसे ग्रीट करते हुए उसे इस बारे में फिक्र ना करने के लिए कह रही होती है। फिर यही वहाँ पे उन सबको ये ऑर्डर देने के बाद मन में सोचने लग जाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था तालोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर अपनी आर्मी को लीड करते हुए इस तरह फेंजिंग डायनेस्टी के ऊपर हमला कर देंगे ताकि वो मासूम सिटीजन्स को मारने का डर दिखाकर मुझे थर्ड प्रिंस से शादी करने के लिए मना सके। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी, मैं खुद आगे रहकर अपनी सोल्जर्स के साथ उनका सामना करूंगी और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें अपने एम्पायर के किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाने दूंगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तालोंग डायनेस्टी के सामने किसी भी हालत पर पीछे ना हटने का मन बना लेती है। फिर हमें फेंजी सिटी के लोगों को दिखाया जा रहा होता है जिनको ये पता होता है कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तालोंग डायनेस्टी ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो सभी बहुत ही ज़्यादा पैनिक होते हैं और जल्दी से जल्दी सिटी को खाली कर जा रहे होते हैं। फिर हमें तियान को दिखाते हैं जो कि अपनी शॉप से बाहर आ रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तालोंग डायनेस्टी ने हमला किया है, ये खबर जब से सिटी के अंदर आई है लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। हालांकि सनफेंग एम्प्रेस ने इस मामले को बहुत ही जल्दी संभाल लिया है और उसने यहाँ से लोगों को जल्दी सिटी को खाली करने के लिए कह दिया है, लेकिन इन सब ने सिटी के लोगों को और भी ज़्यादा पैनिक कर दिया है और जल्दी से जल्दी सभी लोग यहाँ पे सिटी को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिटी के हालात अभी और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। फिर तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, तालोंग डायनेस्टी ने अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के साथ यहाँ पर अटैक किया है और सिटी में सभी लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए ये सब इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त चाहे कुछ भी हो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि अब लगभग 2 साल हो गए हैं जब से मैंने सनफेंग एम्प्रेस को वो सब रिसोर्सेज दिए हैं ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकें और मैं देखना चाहता हूँ मुझसे इतने सारे बेनिफिट्स मिलने के बाद उसने कोई प्रोग्रेस की भी है या नहीं। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे सनफेंग डायनेस्टी के एम्प्रेस के बारे में सोच रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे खुद से कह रहा होता है, अब जब सिटी इस हालत में है तो मुझे नहीं लगता आज मेरा कोई भी बिजनेस चलने वाला है, तो चलो जल्दी से दुकान को बंद करते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी इन सब लोगों को इस तरह पैनिक होते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
और ऐसा कहते हुए तियान फिर वहाँ पे अपनी शॉप को बंद कर देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। और फिर हमें तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने घर पहुँच चुका होता है और अपने घर पहुँचकर वो यही को आवाज़ लगा रहा होता है और उसे कह रहा होता है, वाइफ कहाँ हो तुम, देखो मैं वापस आ गया। और ये सब कहते हुए तियान वहाँ पे अपने घर के अंदर जा रहा होता है। फिर जब तियान घर के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है यही और बायून एक साथ खड़ी होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और वो दोनों तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसकी तरफ देखने लग जाती हैं। और ये देखकर तियान को भी कुछ अजीब नहीं लगता है क्योंकि बायून उसके घर में बहुत टाइम से रह रही है, जिसकी वजह से वो यही के साथ अक्सर ऐसे बातें करती रहती है। फिर यही वहाँ पे तियान की तरफ ब्लश करते हुए उसको देख रही होती है और कह रही होती है, हस्बैंड आप वापस आ गए, मुझे नहीं पता था आज आप जल्दी घर आने वाले हैं, वरना मैं आपके लिए पहले से फूड प्रिपेयर करके रखती। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हालांकि उसको पता होता है कि आज तियान जल्दी घर आ जाएगा क्योंकि उसको पता होता है उसने जो सिटी को खाली करने का ऑर्डर दिया है उसको सुनकर सिटी किस हालत में होगी और सिटी के इस हालत में सिटी के सारे मार्केट आज बंद होंगे। और ऐसे वक्त में तियान भी अपनी शॉप पर रुककर क्या करेगा और इसीलिए वो अपनी शॉप को जल्दी ही बंद कर घर आ जाएगा। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तभी बायून वहाँ पे यही को कह रही होती है, लगता है आज बॉस अपने काम को जल्दी खत्म कर घर आ गए हैं ताकि वो आपके साथ मिलकर जल्दी से जल्दी पैकिंग कर सकें और यहाँ से निकल सकें। और यही से ये सब कहते हुए बायून वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है और बायून की बातों को सुनकर यही वहाँ पे हैरानी से उसको देख रही होती है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान उससे कह रहा होता है, मिस बायून आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिटी के सभी लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पैनिक है क्योंकि सबको डर लग रहा है कि ताइलुंग डायनेस्टी के सोल्जर्स यहाँ पर आकर कहीं उन्हें मार ना दे और इसीलिए हम जैसे ऑर्डिनरी लोग उन आर्मीज के सामने सिर्फ डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप भी तो जानती है मैं और मेरी वाइफ दोनों ही मॉर्टल हैं तो हमें उनसे डर कैसे नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून की बातों से एग्री करते हुए उससे ये सब समझा रहा होता है। फिर बायून वहाँ पे तियान और यही को समझाते हुए कह रही होती है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप दोनों को बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही आप दोनों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान और यही को ना डरने के लिए कह रही होती है। हालांकि उसकी बातों को सुनकर उन दोनों को समझ में नहीं आता है कि वो उसके सामने क्या कहें, वो बस उसके सामने मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे मुस्कुराते हुए बायून से कह रहा होता है, मिस बायून मैं जानता हूँ आप एक मॉर्टल नहीं है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपने जो कहा वो आप कर सकती हैं, तो ठीक है आज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी आपके हाथों में है और हमें भरोसा है कि आप उसे प्रोटेक्ट करेंगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को उन दोनों की परवाह करने के लिए थैंक्स कह रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून को खुद में ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होता है और वो वहाँ पे हंसते हुए उन दोनों को देख रही होती है। और तियान वहाँ पे बायून को इस तरह हंसते हुए देखकर मन में ही सोच रहा होता है, ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है और वैसे भी ये मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है और मेरी वाइफ भी इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो क्यों ना मैं इसे बता दूं कि मैं ही इसकी जिंदियान एकेडमी का हेड पेट्रियार्च इमॉर्टल लिन हूँ जिसने उस एकेडमी को बनाया था। और ऐसा करने से मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा और अगर मैं इसे अच्छे से ट्रेन करता हूँ तो आगे चलकर मेरी लाइफ में आए किसी भी खतरे को ये आराम से संभाल लेगी और इसके होते हुए मुझे अपनी वाइफ के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बायून को अपने इमॉर्टल लिन होने के बारे में बताने का सोच रहा होता है।